Hello and good morning everyone. This is Mayank Sama, a student of the Faculty of Law, University of Delhi. And guys, this is the part second of the President of India. And अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप लोग वहाँ से जाकर भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी स्टूडेंट हमारे आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं कि वीडियो को अपलोड करने से पहले आई पुट दी हैंड आउट ऑफ द सेम ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो आप लोग उसको वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि जब भी आप अगली बार आएँ तो आप हैंड आउट के साथ आएँ। एंड जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन माई स्क्रीन, यू हैव टू राइट द सेम ऑन योर हैंड आउट, जिससे आप लोग इस वीडियो का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Consider the following statement regarding the President of India. All doubts and dispute in connection with the election to the President are inquired and decided by the Supreme Court, whose decision is final. And this statement is correct one. ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनता है एंड जिसका डिसीजन फाइनल होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर प्रेसिडेंट से के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो क्या हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मतलब जो कंसर्न पार्टी हैं क्या वो हाई कोर्ट जा सकती हैं? आंसर होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। एंड ये कौन सी ज्यूरिसडिक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट की? इट इज़ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड हाई कोर्ट कब जाते हैं हम? या तो एमएलए का इलेक्शन हो या फिर एमपी का इलेक्शन हो, तो उस केस में क्या होता है, हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। बट प्रेसिडेंट के केस में ओनली सुप्रीम कोर्ट। इसी के साथ साथ एक छोटा सा फैक्ट और कि सुप्रीम कोर्ट में जा कौन सकता है, कौन चैलेंज कर सकता है? ओनली द कंसर्न पार्टीज़। ठीक है, ओनली द कंसर्न पार्टीज़, या तो कैंडिडेट, ठीक है, या फिर वोटर। वोटर कौन होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में? इलेक्टेड एमएलएज एंड इलेक्टेड एमपीज़। फॉर एग्जांपल अगर आप या फिर मैं चाहें कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज कर दें सुप्रीम कोर्ट में, नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हम कैंडिडेट हैं ना ही हम लोग वोटर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली। यहाँ पर कीवर्ड है डायरेक्टली, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे इलेक्ट किया जाता है? इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। एंड अगर यहाँ पर इनडायरेक्टली होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? मैंने बता दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्टेड एमपीज़ एंड इलेक्टेड एमएलएज ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दे आर बेसिकली आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑन आवर बिहाफ। अब इसके बाद अगर आपको एक फैक्ट बताऊं मैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of single transferable vote, and this election is basically by the secret ballot। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है जी हमारा कि ये जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, बैलेट पेपर पे होता है। यहाँ पर कोई भी ईवीएम का यूज़ नहीं होता। तो अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ कंडक्टेड थ्रू ईवीएम मशीन्स, तो वो गलत है क्योंकि सीक्रेट बैलेट पे होता है। एंड गाइज यही इनकी खूबी होती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की, कि हमारे एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे फंडे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आप सोचो कि एक ही क्वेश्चन है अभी एंड आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। यही इनकी खूबसूरती होती है इस टाइप के क्वेश्चंस की। एंड इसके साथ साथ हमको क्या ट्राई करना चाहिए कि जब हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसके आसपास के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं हम साथ साथ उनको भी कवर आउट करते चलें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बैलेट ईवीएम वाला बता दिया। अब देखते हैं अपना स्टेटमेंट सी।
ये बोल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, तो जो इलेक्शन होगा वो कम मतलब 6 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, कम से कम एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। कब? जब ये सारे ग्राउंड होंगे। एंड लेट्स से कि नॉर्मल प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, फिर कब होगा? यानी कि अगर नॉर्मल 5 ईयर्स की टर्म कंप्लीट हो जाती है तो इलेक्शन कब होगा? टर्म कंप्लीट होने से पहले या फिर बाद में? कॉमन सेंस है पहले ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही टर्म कंप्लीट होती है तो हम इलेक्ट करके रख लेंगे, नेक्स्ट इमीडिएटली वो अटेंड करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल टर्म कंप्लीट होती है तो इलेक्शन पहले, अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दें, हटा दिए जाएं इम्पीचमेंट के थ्रू, या फिर उनकी अगर डेथ हो जाती है, उस केस में 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। ओनली ए एंड सी, सो दिस इज़ द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बोल रहा है, एंड वैसे यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैंने मेंशन नहीं किया, आई थिंक 2008 के समथिंग ये क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट ए ये बोल रहा है कि द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली मेंशन अंडर आर्टिकल 77 क्लॉज 3, ठीक है। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट से इसको रेफ़र कर सकते हैं। एंड ये तो ओबियस बात है गाइस कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स बनाते हैं फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। एंड वही लोग क्या मतलब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वही पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं मिनिस्टर्स को, ओबियसली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पीएम ही एडवाइस करते हैं वैसे तो, बट करते कौन है ऑफिशियली? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आता है बी, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। गलत, बिल्कुल गलत। हमको पता है, वैसे तो पहले आपको बता दूं कि यह है आर्टिकल 77 क्लॉज 1 के अंदर। हमको पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो कौन होते हैं? ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं दे आर टेकन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट ऑन द प्राइम मिनिस्टर। सो ओनली ए इज़ द करेक्ट, दिस वन, ठीक है, ओनली ए इज़ द करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। गाइज आई नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। एंड दिस इज़ अ मैच ऑफ द फॉलोइंग। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैच वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एंड पता है आपको इनकी खूबसूरती क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चंस की? अगर हमको एक या फिर दो भी पॉइंट आते हैं तो हम अपना आंसर ठीक कर सकते हैं। अब वैसे तो ये आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड है, एंड आई नो कि इस टाइम आप में से बहुत सारे बच्चे आर्टिकल्स नहीं जानते होंगे, बट कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। जैसे आप 1 2 3 4 बार इसको पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी, ठीक है। आराम से याद हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके सब कुछ दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। बस आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। अब देखते हैं आर्टिकल 61। अब अगर किसी को ये पता है कि आर्टिकल 61 किस बारे में है, इट इज़ अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। हमने इसको मैच कर दिया इसके साथ, ए इज़ मैचिंग टू द 3। तो यहाँ पर देखो, तो हमने बी और सी को तो काट दिया क्योंकि ए इज़ मैचिंग टू द 3। एंड यही मैं बता रहा था कि अगर आपको एक स्टेटमेंट पता है तो आप इस सिचुएशन में आ गए कि आप 1 to 1 यानी कि 50-50 का रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको बाकी के 3 नहीं भी आते हैं तो आपको रिस्क लेना चाहिए क्योंकि आप 50-50 पर आ गए। 1/2 इज़ द प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर गलत या फिर सही हो सकता है, ठीक है। अब लेट्स से आर्टिकल 52, एंड ये सबसे सिंपलेस्ट आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अंदर सिर्फ ये लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बहुत सिंपल, सबसे सिंपल आर्टिकल, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर किसी को ये पता है तो उसने इसको मैच कर दिया इसके साथ, ठीक है। सी इज़ मैचिंग टू द फर्स्ट, तो देखो सी इज़ मैचिंग टू द फर्स्ट यानी कि डी इज़ द करेक्ट। अब आप लोग देखो, किसी को अगर सिर्फ 2 भी याद हैं तो उसने पूरा क्वेश्चन सही कर दिया। अब 54 इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड
56 इज़ रिलेटेड टू द टर्म ऑफ द ऑफिस। अब तो मतलब अगर आपको देखो 2 भी आते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सच क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4th, the President of India may require the Council of Ministers to reconsider the advice tendered by the Council of Ministers and shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। आप इसको समझिए कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड वो क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते हैं। ठीक है, इन्होंने एडवाइस दी थी प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनकी एडवाइस ठीक नहीं लगी एंड प्रेसिडेंट ने सोचा कि इसको दोबारा से सोचने के लिए भेज देते हैं। प्रेसिडेंट ने इसको रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा भेज दिया, इनसे बोला कि आप दोबारा से सोच के बताओ। ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्योंकि वही काम करना था तो इन्होंने बिना कुछ चेंज किए इस एडवाइस को फिर से भेज दिया प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब इनकी मर्जी है, अगर ये चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, चाहें तो ऐसे ही वापस भेज सकते हैं। अब ये जब दोबारा से इसको भेज देंगे, इस बारी प्रेसिडेंट चाहें या ना चाहें ही हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दैट एडवाइस ओनली। ठीक है, नाउ दिस एडवाइस मतलब जो दोबारा से भेजी गई, दिस इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मस्ट हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वाला प्रोविज़न कि ये जो रिकन्सिडरेशन वाली एडवाइस है ये मैंडेटरी बन जाती है प्रेसिडेंट के ऊपर, ये कौन से अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस करा गया है, तो दिस इज़ बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज़ वीडियो। It is saying that the authority to declare war or peace under the Indian constitutions, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेस्टेड इन, बहुत सिंपल आर्टिकल है। हमको पता है कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, एंड क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जितने भी इंडिया के डिसीजंस होते हैं दे आर ऑल टेकन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सो द आंसर इज़ सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो, अगर आपको मज़ा आ रहा है मेरे साथ जुड़ करके, प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। एंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू सून, शाइनिंग ऑफ।